गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वितान में अगला पाठ भारतीय कलाएं। और इससे पहले 3 पाठ है। कौन कौन सा? जो पद्य खंड से पाठ था, गजल, और उसके बाद अक्क महादेवी, और उसके बाद है वितान का बेबी हालदार। इन तीनों पाठ का आपको प्रश्न उत्तर लिखने का काम आज कंप्लीट करना रहेगा। यदि नहीं हो पाता तो असाइनमेंट तक में पूरा करेंगे। और प्रश्न और उत्तर के लिए जब एग्जाम में प्रश्न उत्तर आएगा तो हम आपको वीडियो नहीं भेज पाएंगे। अभी जो वीडियो भेजते हैं, वीडियो आप देखते हो, ये आपकी क्लास है। क्लास के बाद नोट्स कंप्लीट करना आपका काम है। हायर क्लास में 11th में एक एक चीज बोल के नहीं लिखाया जा सकता। आपको पहले भी बताया गया प्रारूप के लिए है, तो आप अपना प्रयास कीजिए और प्रश्न उत्तर और जो भी कार्य अधूरा है अपना काम पूरा करेंगे। अगला पाठ है भारतीय कलाएं। जैसा कि इसमें दिख रहा है चित्र में, भीमटेक की गुफा के चित्र, बहुत पुराने जो चित्र हैं, गुफा है उसका यह चित्र है। ऐसे ही ऊपर में भी और कलाएं हैं। कला हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संगीत हो, नृत्य हो या चित्रकला हो, इस प्रकार की जो भी कलाएं होती है उस पर यह पाठ है। और भारतीय से तात्पर्य है विश्व में बहुत से जगह अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं। तो ये जो हम अभी पढ़ेंगे भारतीय कलाएं, माने जो भारत में ही है और भारत में ही यह पाई जाती है। कलाओं की अपनी भाषा होती है। कहने का तात्पर्य है जैसे हम किसी का चित्र देखते हैं, किसी के द्वारा बनाया गया, और स्वाभाविक ही हम बोल उठते हैं कि इसने बनाया है या इसमें यह दर्शाया गया है। तो इस प्रकार कला मनुष्य की अभिन्नति होती है। माने मनुष्य में कुछ है जो उसके अंदर भाव है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि यह एक प्रकार से भाषा है। जैसे हम अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए कुछ कहते हैं और तब वह बात उस तक पहुंचती है, वह उसका अर्थ निकाल पाता है। वैसे ही कलाओं से हम किसी के मन में किस प्रकार की संस्कृति है उसको भी जान पाते हैं। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा से व्यक्त करते हैं। माने हम बोलते हैं और बोलने के लिए एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें स्पष्टता होती है। उसके बाद सुनने वाला सुनकर उसका अर्थ निकालता है, ग्रहण करता है। यदि यह ना हो, जैसे बहुत सारे अब सदर न जा ये सब बोल देंगे, तो ये तो हो जाएगी अपनी आवाज को ही दर्शाना, ना तो हम क्या कह रहे हैं उसमें कोई अर्थ है और ना ही सामने वाला में। वैसे ही कला होती है। चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति की को अभिव्यक्त करते हैं, माने दर्शाते हैं। जैसे हम अपने कोई कला को दर्शाते हैं तो उसमें सामने वाला यह समझ पाता है। हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि इस पाठ में बहुत भाव की अभिव्यक्ति है। जैसा कि इस अभिव्यक्त करना माने अपने आप में जो अपने अंदर समाहित है उन चीजों को सामने लाना। समुद्र में उठती गिरती लहरों को माने बहुत तेज लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। यदि संगीत वाला देखता है तो उस पर संगीत बनाता है। यदि चित्रकार देख रहा है तो उस पर उसके रंगों का वर्णन करता है। यदि कोई प्रकृति को ही वर्णित करना चाहता है तो यह बताता है कि ये प्रकृति की कितनी अद्भुत छवि है। चिड़ियों की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, माने उसके स्वर में लाता है कि किस प्रकार से प्रकृति अपना यह सब दिखा रही है। तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। नर्तक माने नृत्य करने वाला। नृत्य ये एक कला है। नृत्य करने वाला को नर्तक बोलते हैं और करने वाली माने जो स्त्रीलिंग होती है नर्तकी होती है। चित्रों में तो कभी
गीतों में, कभी नाटक जो नृत्य करने वाला हुआ अपने नृत्य में, कभी गीत में, कभी संगीत में, इन सब चीजों को वह अलग अलग प्रकार से दर्शाता है। कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है। हम गाने देखते हैं, गानों में उसके शब्दों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, सुनने के बाद उसका अर्थ निकालिए कि किस प्रकार से इसमें कौन से भाव को बताया गया है। किसी में दुख और दर्द भरा होता है, किसी में श्रृंगार होता है, किसी में वीरता होती है। इस प्रकार से अलग अलग नए नए तरीकों में लगातार जारी है, माने अभिव्यक्ति करते हैं। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। उत्सव माने पर्व, उत्साह उमंग के साथ किसी भी चीज को मनाने की सबसे ज्यादा परंपरा हमारे यहाँ है, इसलिए कहा जा रहा है उत्सव धर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। विविध माने होता है अलग अलग प्रकार के, विविधता माने कई प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ होती है। विभिन्न संस्कृति और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं, इसलिए आपको फिर से एक बार इंडक्ट किया जा रहा है कि बहुत ध्यान पूर्वक शब्दों को सुनेंगे। आप अपने स्टैंडर्ड में आइए 11th क्लास में, देखिए शब्दों को। विविधता माने अलग अलग जो अलगाव है, जैसे भाषा, किसी का रहन सहन अलग है, किंतु हम भारतवासी हैं, ये हमारी पहचान है। विभिन्न सांस्कृतिक कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। दिवाली आई, दिवाली से पहले भी और बाद में भी सुआ नृत्य होता है, राउत नाचा होता है, रंगोली डालते हैं, घर घर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। ये क्या है? त्योहार से ही जुड़ गया। ऐसे ही लेखक कहते हैं इन कलाओं को, लेखक का इसमें तात्पर्य है ये एक संकलन है, कोई एक जगह एक ही लेखक का नहीं है, बल्कि ये एक संकलन है। ये कलाएं जन्मोत्सव, इसमें दो शब्द हैं, जन्म धन उत्सव। इसी प्रकार आपको पूरे व्याकरण को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में हम संधि नहीं पढ़े हैं, संधि आपको 6वीं 7वीं पढ़ाया गया है। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? जन्म धन उत्सव। जन्म के उत्सव से लेकर शादी ब्याह, शादी विवाह में भी हमारे यहाँ उत्सव होता है, अलग अलग जिसके यहाँ जिस प्रकार का रिवाज है, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ा है। फसल बोने के समय, फसल उगता है तब, फसल को काटते समय, अलग अलग जगहों में, जैसे पंजाब में मनाया जाता है फसल काटते समय लोहड़ी, और है हमारे यहाँ भी एक प्रकार से त्योहार होता है, पहले भोजली होता था, जब फसल लगभग उग चुकी होती है और उसकी देखभाल होती है, उसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता था। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की कलाएं उन्हें विशिष्ट विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। माने प्राचीन समय में भी इसका उपयोग होता था, आज भी इसका उपयोग हो रहा है। चूंकि यह अभिव्यक्ति है, माने हम अपने किसी भाव को दर्शा पा रहे हैं, इसलिए लोग इसके प्रति उतने ही उत्साहित भी होते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को लोग त्योहार उत्सव से नहीं अलग नहीं किया जा सकता, और खेती बाड़ी से भी जुड़ा है। ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति, विरासत माने पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो मिलता है, उत्साह और विश्वास से भर देती है। जैसे ही इन चीजों का समय आता है, हम में अपने आप में एक उत्साह का संचार होता है। आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव हो। एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण, माने चित्रकला है, जैसे अभी है रंगोली डाल रहे हैं, तो एक प्रकार से किसी भी चीज का ये सजावट है। मनोरंजन माने लोग जो अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, से बचाता है। तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता,
प्राचीन परंपराओं की निरंतरता माने सबसे पुराने समय में जो चला आ रहा है, धीरे धीरे आज तक इसे बनाया जा। जैसे हमारे यहाँ कोई पर्व है, पहले उसकी तैयारी, फिर वह के पर्व किस प्रकार होता है, पर्व के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये क्या है, प्राचीन समय में उस समय की जो संस्कृति थी, जो कुछ भी उपलब्धियां थी उसके अनुसार होती थी। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया है। वैसे ही ये निरंतर माने लगातार चल रहा है और परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान, अतीत माने बीता हुआ समय, वर्तमान जो आज चल रहा है, के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि इसमें अलग अलग कलाओं को किस प्रकार विशिष्ट रूप से आपके सामने व्याख्या की गई है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें से तात्पर्य क्या है, आज जो समय है उससे कुछ समय पहले को देखें तो जनजातीय और लोक कलाएं शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। ध्यान पूर्वक यदि देखें, जैसे हमारे यहाँ सुबह नृत्य है, ऐसे ही आदिवासियों में जो पुरानी शैलियां हैं, जो अलग अलग प्रकार के नृत्य या कलाएं पाई जाती हैं, शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने योग्य है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। ये है मुख्य चीज कला की। कला किसी एक के लिए या एक से नहीं हो सकता। कला है माने कोई ना कोई कलाकार होगा, और यदि कलाकार है तो उसको पहचानने माने देखने सुनने वाले होगा, तभी उस कला की कद्र होगी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती सभी कलाओं का संबंध किससे है, लोक या समूह से। बाद में चलकर जब यह अलग अलग प्रकार से मनाया जाने लगा, आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाओं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। जैसा कि बताया जाता है कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, कभी न कभी आरंभ में सब एक साथ ही था। धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों से बंधा। अब यदि इसके चाहने वाले कलाकार बहुत से हुए तो उसको परखने के लिए उसके नियम का बंधन हुआ। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अभिरुचि माने किसी की संगीत में रुचि है, किसी की चित्रकला में रुचि है, किसी की नृत्य में रुचि है। अपने मन से जो अच्छा लगता है, जिस प्रकार का लगाव होता है, उन कलाओं को सुव्यवस्थित, यदि कोई गाने वाला है उसको नृत्य में डालें तो वह अलग हो जाएगा, नृत्य वाला है उसको रंगोली में डालें, तो इसलिए परिष्कृत माने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करके उसको उसी प्रकार प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई कि इसके सीखने और इसके उपयोग, तो इसमें एक निश्चित नियमों का बंधन हुआ। तो महलों और मंदिरों और महलों से तात्पर्य है या तो सामूहिक जहाँ पर भजन कीर्तन होता था, या राजमहल जहाँ बहुत ज्यादा समय है और लोगों को वहां पर एकत्र किया जाता है, ऐसे जगहों में होता था। तो गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में बताया जाता है कि उस समय की चित्रकला क्या है, किस प्रकार का वहां का संगीत था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अंडरलाइन करेंगे, और ये सब चीजें आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। कब पराकाष्ठा में पहुंची? गुप्त साम्राज्य में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त महत्वपूर्ण शास्त्र है। सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है कौन सा? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसमें संगीत, नृत्य आदि कलाओं को विशिष्ट रूप से व्यवस्थित करके, जैसे सब्जेक्ट होता है हमारा पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसमें विषय वस्तु, फिर उसका प्रैक्टिकल होता है, फिर उसको हम जान पाते हैं, वैसे ही नृत्य को एक
या कला को, संगीत को एक निश्चित स्वरूप दिया गया।